सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो जगबानी टीवी। मैं हाँ वरुण भट्ट। रूस ਵੱਲੋਂ यूक्रेन ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਪੁਨੀਤਾ ਵਡੇਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਨੀਤਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਰਥ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ, नॉर्थ रीजन ਦੇ काफ़ी इंडियंस हैगे ने उत्थे। तो मेरे ख्याल से तो देखिए, इंडियंस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, चाहे वो कोई छोटी जगह के हों, बड़े जगह के हों। बहुत मेहनती होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और जो एक ये बताया जाता है कि जी आपके पास नंबर नहीं है या आपके पास पैसे नहीं है, तो वो बहुत गलत है। इनफैक्ट जितने भी लोग यूक्रेन में आपके फंसे हुए हैं वो बेसिकली लैक ऑफ नॉलेज के कारण फंसे हुए हैं। तो इंडिया इतना अच्छा कंट्री है और हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना साउंड है, एटलीस्ट +2 तक, कि हमें इतने छोटे छोटे कंट्रीज़ में और इतनी छोटी छोटी डिग्रीज़ करने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। इससे अच्छा तो आप इंडिया में बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ आप रह सकते हैं। मगर वर्ल्ड ओवर हमारी सारी यूनिवर्सिटीज़, हमारा सारा स्कूल सिस्टम बहुत रिकॉग्नाइज्ड है। तो आपको हर बजट में, हर उसके अंदर अच्छी कंट्री में अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती है। बट लैक ऑफ अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है कि जिसने एक बार भेज दिया, ट्रैवल एजेंसी इन्होंने खोली हुई है, तो जिसने जिसको भेज दिया फिर वो उसका पूरा ख़ानदान को लगता है कि हम यही कर सकते हैं। बट अदरवाइज़ हमारे पास इतने केसेस आते हैं जिसमें 90% स्टूडेंट, 80% स्टूडेंट जिनको बहुत बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप्स मिल सकती थी, वो लोग छोटी छोटी कंट्रीज़ में जाकर अपना पूरा टैलेंट ख़राब कर रहे हैं। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ? देखिए, पैसे, जहाँ तक पैसों की बात है तो पैसे तो ज़्यादा ही खर्च होते हैं। पैसे तो मैंने आज तक कभी कम खर्च होते हुए देखे ही नहीं है। तो लोग अपनी ज़मीन बेच देते हैं, जबकि ज़मीन जायदाद बेचने की ज़रूरत नहीं है अगर आप अच्छी तरह से एडुकेशन पाना चाहते हैं। तो 2 रीज़न्स हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, कि जो माँ बाप हैं कभी कभी वो जब विलेजेस में रहते हैं तो उनको अपने पे इतना वो नहीं होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो वो इन सब की बातों में आ जाते हैं। प्लस एजेंट्स, तो एजेंट्स का प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो कोई अच्छा काम नहीं करना चाहते या कुछ, मगर वो एडुकेटर्स है ही नहीं। वो एडुकेशन की इंडस्ट्री से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, वो कभी इस कंट्री में खुद भी नहीं गए होते। तो एडुकेशन के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो चाहिए, जो आपको भेज रहा है उसको वहाँ कम से कम विज़िट करनी चाहिए, उसको पूरे सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, उसको एडुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। ये ट्रैवल एजेंट होते हैं, जैसे ये होटल्स बेच रहे हैं, तो होटल गंदा निकल गया, ठीक निकल गया, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये बच्चे का पूरा करियर का सवाल होता है। तो ये जब आप बेचना शुरू करते हैं सीटों को, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हमेशा होनी है। ये तो अब आपको पता चल गया है, तो इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। पर हम लोग तो ऐसे केसेस रोज़ ही देखते हैं। जैसे हमारे पास कनाडा से अभी भी 2 केसेस आए हुए हैं जिसके अंदर बच्चा 90% का है और वो इतनी ख़राब कॉलेज में गया हुआ है कि जहाँ पे उसको खुद को ही पता चल गया कि मैं यहाँ पे पढ़ ही नहीं सकती हूँ। तो अब उसका केस हम ठीक कर रहे हैं, मगर वो यहाँ पे किसी ट्रैवल एजेंट के हाथ में पड़ गया, उसने उसको भेज दिया, वीज़ा उसका लगवा दिया, अब वहाँ पे जाके वो उसको बोल रहा है कि भाई मुझे इतना ही पता था, अब अपने आप हाथ पैर मार लो। तो ऐसी कंट्रीज़ में जाके हाथ पैर मारना कोई आसान काम नहीं होता है, बिकॉज़ ये देश ही दूसरा है। तो आपको अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको पता होना चाहिए कि आप प्लीज़ ट्रैवल एजेंट्स के पास मत जाइए। अब तो करियर काउंसलिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आप प्रॉपर तरीके से जाइए, इसमें शॉर्टकट्स की ज़रूरत नहीं और पैसे कम लगते हैं। पैसे कभी ज़्यादा नहीं लगते। मैं यही सवाल पूछने वाला सीगा मैम कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ कर रहे हैं? तो अभी तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसे कॉल कर रहे हैं जो कि डर गए हैं, है ना। तो आपको अब जैसे आपका जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर बनना चाहते थे, जिन्होंने नीट दिया इंडिया में, कईयों का क्लियर हुआ, कईयों का नहीं हुआ, तो वो सारे ही कॉल कर रहे हैं अब कि हमारे को प्रॉपर तरीके से किसी कंट्री में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है। तो अब सारे के सारे बोल रहे हैं अच्छी यूनिवर्सिटी, क्योंकि आई थिंक इसके बाद थोड़ा सा डर गए हैं, तो उनको समझ आ गया कि अच्छी यूनिवर्सिटी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं होता है कि आप कनाडा में भी, अब देखिए एक हमारा बच्चा था जो कि यूएस पढ़ना चाहता था, मगर उसका कॉलेज इतना ख़राब था कनाडा में कि यूएस ने लेने से ही मना कर दिया। तो आपको ये सब कुछ नहीं पता चलता है ना, कोई ट्रैवल एजेंट आपको ये सब कुछ नहीं बताएगा, ये तो जब आप बाहर जाएंगे तब पता चलता है। तो ऐसे बच्चे हमें बहुत कॉल कर रहे हैं जो अब अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, जिसकी कोई रैंकिंग हो, जिसका कोई प्लेसमेंट हो, जिसका कोई नाम हो। क्योंकि लाइक आई सेड कि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कमी है सिर्फ अवेयरनेस की, और वो भी नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हर किसी को लगता है कि मुझे कौन लेगा। तो जब आपका मन ही वही है कि मुझे कौन लेगा, तो उसका ये बहुत ज़्यादा डर का फ़ायदा उठाते हैं, यू नो। जबकि एक 65%, 75%, 80% इंडिया में बड़ा नॉर्मल है आना। आइल्स में फंस जाते हैं, आइल्स की शॉप चलती है यहाँ पर, जबकि एक नॉर्मल एवरेज सीबीएसई का बच्चा आराम से 7.5 बैंड्स लेके आ सकता है, मगर वो दिन से लेके रात तक उनको पता नहीं क्या रट्टे लगवाते हैं, ऐसे रट्टे लगवाते हैं कि उनका मतलब आई थिंक सब कुछ ख़राब ही कर देते हैं। तो जबकि ये सारी फॉरवर्ड वाली कंट्रीज़ हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनका सारा उठना बैठना, इनका सारा कुछ ऑनलाइन होता है, इनका सब कुछ बहुत डिफरेंट सिस्टम है। तो सिस्टम तो कोई सिखाता नहीं, बस हाथ में उनके एक एडमिशन लेटर दे दिया, एक टिकट पकड़ा दी कि आप चले गए। अब वहाँ जाके इन बच्चों के साथ क्या होता है, ये मतलब पेरेंट्स कभी सोच भी नहीं सकते। और मुझे तो लगता है आधी कहानियाँ तो बच्चे बताते भी नहीं हैं कि डांट पड़ जाएगी, या फिर पिताजी ने इतना खर्चा किया, अब मैं क्या करूँगा। तो वो खुद ही अपने हाथ पैर मारने शुरू करते हैं, बट स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, एक तो ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਰੀਜਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟਿਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। तो देखिए मेरा तो उनसे यही सजेशन है कि आपको अगर बाहर जाना है तो कम से कम 9वीं 10वीं में सोचना शुरू कर दीजिए, है ना। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने 12वीं के पेपर दिए उसके बाद आपको ख्याल आया कि जी हमने अब जाना है। जितनी भी अच्छी कंट्रीज़ हैं, जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड के, वो कम से कम आपकी 11वीं क्लास में उनकी एडमिशन शुरू हो जाती है। तो आपको कभी 9वीं 10वीं से आपको समझना शुरू करना चाहिए सिस्टम, आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए, आपको देखना चाहिए किस कंट्री का क्या फ़ायदा है, आपको करियर काउंसलिंग पहले ही ले लेनी चाहिए। ये नहीं कि आखिरी मिनट पे तो हर जगह क्राइसिस ही होता है। तो क्राइसिस कभी नहीं मचाना चाहिए, बिकॉज क्राइसिस से क्या होता है, एक डर पैदा होता है, और डर से क्या होता है, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर हो जाती है, फिर आप गलत ही डिसीजन लेंगे। तो इससे अच्छा यही होता है कि आप अपना 9वीं 10वीं से शुरू हो जाइए, थोड़ा थोड़ा बात करिए, थोड़ी खुद की रिसर्च करिए, थोड़ी सी करियर काउंसलिंग लीजिए, ताकि आपको 11वीं में पता हो कि हमें इस कंट्री में जाना है, हमने ये सब कुछ करना है। फॉर एग्जांपल जर्मनी में पढ़ाई फ्री होती है, मगर अगर आपने जर्मनी जैसी कंट्री में जाना है और फ्री स्टडीज़ करनी है तो आपको जर्मन एज ए लैंग्वेज आनी चाहिए। तो जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए आपको 2-3 साल तो लगेंगे। तो ये सारा कुछ जो है पहले से प्री प्लान्ड होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम लोग प्लान नहीं करते, हम लोग लास्ट मिनट पे देखते हैं, तो फिर हम इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं। ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? तो मैं यही बोलूँगी कि अब तो आप मतलब बिल्कुल पेशेंस रखिए, है ना। आई एम श्योर आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा। आई मीन इंडियन गवर्नमेंट इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ़ यू। पर एक बार जब आपके बच्चे वापस आ जाएं तो प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुली देखिए। और आई एम श्योर द वर्ल्ड इज़ वॉचिंग यू, पूरा मीडिया आपके साथ है, आपका पूरा दुनिया इस समय आपके साथ है, तो घबराएं नहीं। अब पूरी पेशेंस रखिए, और जब बच्चा एक बार यहाँ पहुँच जाए तो एक बार अच्छी तरह से सोच समझ कर फिर उसको किसी कंट्री में भेजिए।
अपने स्टूडेंट का टैलेंट समझिए, देखिए वो किस चीज़ में अच्छा है, उसके अकॉर्डिंगली कंट्री सेलेक्ट करिए, उसके अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए और कॉलेज सेलेक्ट करिए, पूरा करियर पाथ बना के दीजिए। बच्चे के ऊपर मत छोड़िए, वो बहुत छोटे होते हैं तो उनको इतना समझ नहीं होता। एक 17-18 साल को जब आप एकदम दूसरी कंट्री में भेज देते हैं तो वो डर जाता है। वो चाहे ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਏਜਡ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ PhD ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, MA ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇੱਥੇ। वो डर है ना पूरा का पूरा, तो डर का कोई सोल्यूशन नहीं है, डर का एक ही सोल्यूशन है, अवेयरनेस। आप जितना अपना अवेयर करेंगे, और देखिए जो PhD भी जिन्होंने करी है उन्होंने थोड़ी सी नकल मार कर करी है या फिर बहुत सीरियसली नहीं करी है, तो फिर उससे डर पैदा होता है। जो एडुकेटेड है प्रॉपरली, जिसने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करी है, उसको पता होता है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। अगर आपको नहीं पता है फॉर वॉट एवर रीज़न, तो इट इज़ नेवर टू लेट। यू नो, वर्ल्ड इज़ अ वेरी स्मॉल प्लेस नाउ, इट्स नॉट अ वेरी बिग प्लेस। तो अगर आप ठीक से रिसर्च करिए, प्लस इंटरनेट है आपके पास इतने लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, उनसे कनेक्ट करिए, आप बात करिए। आप सिर्फ ट्रैवल एजेंट्स के ऊपर इतना डिपेंडेंट मत रहिए, बिकॉज देयर इज़ हेल्प अवेलेबल। सो व्हेन हेल्प इज़ अवेलेबल, आप उसको अवेल नहीं कर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी भी थोड़ी बहुत गलती तो है। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक यू। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਨੀਤਾ ਵਡੇਰਾ, ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ +1 +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਬਾਣੀ TV ਲਈ ਵਰੁਣ ਭੱਟ।